दोस्तों नमस्कार, राजतंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा बाप वैसा बेटा, ये तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन बाप दादा देशभक्ति की राह पर चल पड़े और बेटा गैंगस्टर बन जाए, ये शायद नहीं सुना होगा। आज की कहानी एक ऐसे पॉलिटिशियन की है जिसके दादा स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, जिसके नाना भारतीय सेना में बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हुए और पोता बन गया उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का गैंगस्टर। बाप दादाओं ने देश के लिए बलिदान दिया तो बेटे ने अपने स्वार्थ के लिए कईयों को जान से मार दिया। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। प्रोटेक्शन मनी लेना यानी रंगारी टैक्स वसूल करना, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर्स, ये उनका रोज का काम था। सिर्फ उतना ही नहीं तो गैंगस्टर होने के बावजूद भी ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5 बार विधायक रह चुका है। 60 से ज्यादा मर्डर केसेस के अंदर नाम होने के बावजूद भी इस व्यक्ति को कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स खुलेआम समर्थन देते हैं। ऐसे शख्स का नाम है मुख्तार अंसारी। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक्शन है, थ्रिल है, क्राइम है, सस्पेंस की भरमार है। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि पिछले 15 साल से मुख्तार अंसारी जेल में कैद होने के बावजूद भी उनका खौफ कहीं पे भी कम नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे और क्यों क्रिमिनल बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी बना पूर्वांचल का बाहुबली। मुख्तार अंसारी के बारे में जानने से पहले अंसारी खानदान का इतिहास शॉर्ट में देखना जरूरी बन जाता है। मुख्तार अंसारी के दादाजी का नाम था डॉक्टर M.A. अंसारी। ये डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी थे। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पहले 1927 और 1928 में डॉक्टर अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वो वन ऑफ द को फाउंडर्स है। डॉक्टर अंसारी महात्मा गांधी जी के करीबी माने जाते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के पहले वो मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब मुस्लिम लीग का समर्थन करने की बजाय डॉक्टर अंसारी कांग्रेस के साथ खड़े हुए और उन्होंने अपना समर्थन हिंदुस्तान को दिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के दादाजी का इतिहास जितना महान है, उतनी ही बड़ी उपलब्धियां उनके नाना जी की भी है। मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान स्वतंत्रता मिलने के पहले से ही भारतीय सेना में थे। भारत स्वतंत्र होने के बाद उन्हें डोगरा रेजिमेंट में डेप्यूट किया गया था। 1948 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए नौशेरा सेक्टर से पाकिस्तानी सेना को भगा दिया था। अपना कर्तव्य पूरा करते हुए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। उनका पराक्रम इतना जबरदस्त था कि उनके सर पर पाकिस्तानी सेना ने 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था, उस वक्त के 50,000 रुपए। इसीलिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि दादा और नाना का एक भी गुण पोते में नहीं आ सका। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने बहुत ही कम उम्र में क्राइम की दुनिया में अपना पैर रख दिया था। इसकी वजह थी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मुख्तार अंसारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन गया और रेलवे के और राज्य सरकार के कई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिडिंग करना उसने शुरू किया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर्स बाहुबली हुआ करते थे। उनके एरिया के अंदर उनकी मर्जी के बगैर कोई भी ठेकेदार कोई भी काम नहीं कर सकता था। शुरुआती समय में मुख्तार अंसारी को भी ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहला गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया 1988 में। कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच बढ़ती राइवलरी की वजह से मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय का मर्डर कर दिया, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था। यह था मुख्तार अंसारी का सबसे पहला मर्डर। केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर राजेंद्र सिंह को भी मुख्तार अंसारी ने मार दिया। वाराणसी के नजदीक मऊ गाजीपुर का इलाका मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाने लगा। अंसारी के 2 भाई थे, अफजल और सिबकतुल्ला। दोनों अंसारी को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बिजनेस के अंदर हेल्प करने लगे। 90 के दशक में प्रदेश की सरकार ने यह तय किया कि पूर्वांचल बहुत ही पिछड़ा इलाका है, इसे विकास की मार्ग पे लाने के लिए कई सरकारी योजनाएं घोषित की गई। सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर्स पूर्वांचल की योजनाओं के लिए निकाले जाने लगे। इन टेंडर्स को हथियाने में उस वक्त सबसे बड़ा नाम था अरुण कुमार सिंह, जिसे ब्रिजेश सिंह के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में निकलने वाले ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स एक तो ब्रिजेश सिंह के नाम पर या फिर ब्रिजेश सिंह का सपोर्ट हो ऐसी कंपनियों के नाम पर ही दिए जाने लगे थे। ब्रिजेश सिंह बचपन में बहुत ही होशियार विद्यार्थी था। उसका और क्राइम का बचपन में कोई नाता नहीं था, लेकिन उसके पापा की एक पॉलिटिकल ग्रुप ने हत्या कर दी। पापा की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिजेश सिंह खुद क्रिमिनल बना और 5 हत्यारों को उसने मार गिराया। क्राइम की दुनिया में इनकमिंग फ्री होता है लेकिन आउटगोइंग नहीं होता। इसी तरह ब्रिजेश सिंह भी एक बार क्रिमिनल बन गया तो और ज्यादा से ज्यादा क्राइम करने लगा, पॉलिटिकल मर्डर्स करने लगा, एक्सटॉर्शन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपना खुद का गैंग बनाया और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बिजनेस के अंदर अपना स्थान मजबूत किया। मुख्तार अंसारी का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस में डील करना करीब करीब इम्पॉसिबल था ब्रिजेश सिंह की वजह से। ब्रिजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब था और इसीलिए उसे काउंटर करने के लिए मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से करीबियां बढ़ाना शुरू कर दिया।
उसने अपना एक खुद का गैंग बनाया और अब शुरू हो गई थी एक लंबी खूनी लड़ाई अंसारी और ब्रिजेश सिंह के बीच में। दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे। अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने के लिए दोनों ग्रुप्स ने कई अपहरण और कई मर्डर्स किए। ऐसे ही एक केस में अंसारी को अरेस्ट हुई थी 1991 में, लेकिन उसे जब जेल ले जाया जा रहा था तब 2 पुलिस वालों का मर्डर करके अंसारी वहां से भाग गया। इसी 1991 में एक बड़े राजनेता की हत्या हुई। भाजपा के नेता अजय राय ब्रिजेश सिंह के काफी करीब थे। सरकारी टेंडर लेने में वो ब्रिजेश सिंह की हेल्प किया करते थे, लेकिन ये बात अंसारी को पसंद नहीं थी। 3 अगस्त 1991 के दिन अजय राय के भाई अवधेश राय का मुख्तार अंसारी की तरफ से खून किया गया। करीब पूरा उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी को एक गैंगस्टर मानता था, लेकिन उसके एरिया के लोग, मऊ गाजीपुर इलाके के लोग उसे आज भी गरीबों का मसीहा मानते। इसी का फायदा मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उठाया और 1996 के स्टेट इलेक्शंस के अंदर मुख्तार अंसारी को टिकट दे दिया। मऊ विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से मुख्तार अंसारी चुनकर आए थे। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार एमएलए बने। मसल पावर तो उनके पास पहले से थी, अब तो पॉलिटिकल पावर भी आ गई। इसका उन्हें सरकारी टेंडर्स को जीतने में बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन एमएलए बनने की वजह से मुख्तार अंसारी की क्रिमिनल एक्टिविटीज बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। चुनाव जीतने के सिर्फ एक ही साल में 1997 में मुख्तार अंसारी ने नंद किशोर रुंगटा का मर्डर करवा दिया। नंद किशोर रुंगटा पूर्वांचल के कोयला किंग माने जाते थे, लेकिन उतना ही नहीं तो वो विश्व हिंदू परिषद के नेशनल ट्रेजरर भी थे। उनकी हत्या से पूरी सिस्टम कांप उठी। उस वक्त मायावती जी ने अपनी इमेज एक रिफॉर्मर की बनाई हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और सुशासन को लाना चाहती थी। ऐसे में अंसारी जैसे क्रिमिनल का साथ में होना उनकी इमेज को सूट नहीं करता था। इसीलिए नंद किशोर रुंगटा के मर्डर के बाद बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पूरे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का खौफ बढ़ने लगा था। ब्रिजेश सिंह को अपना इन्फ्लुएंस अपने एरिया में रखना मुश्किल होने लगा था। अब ब्रिजेश सिंह के पास सिर्फ एक ही उपाय था, मुख्तार अंसारी को अपने रास्ते से हटा दो। ब्रिजेश सिंह के लोगों ने मुख्तार अंसारी पर नजर रखना शुरू किया। जुलाई 2001 के अंदर मुख्तार अंसारी अपने लोगों के साथ रास्ते से जा रहा था और रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर उसकी कार का काफिला रुका। वहीं पर ब्रिजेश सिंह और उसके लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अंसारी अपनी गाड़ी से तुरंत उतरकर रास्ते के आसपास की झाड़ियों के अंदर छुप गया। उतना ही नहीं तो अंसारी और उसके लोगों की तरफ से ब्रिजेश सिंह के टीम के ऊपर रिटर्न फायर किया गया। दोनों तरफ के कई लोग मारे गए। ब्रिजेश सिंह को कई गोलियां लगी और वो जमीन पर गिर गया। मुख्तार अंसारी को लगा कि ब्रिजेश सिंह मारा गया है। ये देखकर अंसारी और उसके लोग वहां से भाग गए। अगले कई महीनों तक ब्रिजेश सिंह का कोई अता पता नहीं था। सबको लगा कि ब्रिजेश सिंह मर गया है। पूरे पूर्वांचल में अब सिर्फ एक ही नाम का डंका बज रहा था और वो नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की ये खुशियां ज्यादा दिन टिकी नहीं। ब्रिजेश सिंह कुछ ही महीनों में हॉस्पिटल से रिहा होकर वापस आ गया था। पूर्वांचल के बाहुबली की गद्दी हासिल करने की खूनी लड़ाई वापस एक बार शुरू हो चुकी थी। इस बार मुख्तार अंसारी कोई चांस लेना नहीं चाहता था। उसने एक के बाद एक ब्रिजेश सिंह के गैंग के मेंबर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। ब्रिजेश सिंह ये जानता था कि मुख्तार अंसारी को हराने के लिए सिर्फ खून खराबा काफी नहीं है, उसे पॉलिटिकली भी हराना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से लगातार 5 बार का एमएलए था। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंदर मोहम्मदाबाद सीट से भाजपा के टिकट के ऊपर खड़े थे कृष्णानंद राय। ब्रिजेश सिंह ने कृष्णानंद राय को अपना खुला समर्थन दे दिया। सभी प्रकार की सहायता ब्रिजेश सिंह कृष्णानंद राय को देने लगा। मैन पावर, मनी पावर और मसल पावर मिलने से 2002 के चुनाव में कृष्णानंद राय की बहुत बड़ी जीत हुई और अफजल अंसारी हार गया। अपने भाई की हार का मुख्तार अंसारी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। आगे जाकर मुख्तार अंसारी को मिलने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कम होते गए और वही कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रिजेश सिंह को मिलते गए। सन 2005 में अंसारी किसी केस की वजह से जेल में था। जेल में से ही अंसारी ने कृष्णानंद राय को टारगेट करना तय किया। पुलिस इंटेलिजेंस विभाग को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने कृष्णानंद राय को आगाह किया था, लेकिन कृष्णानंद राय को यह लग रहा था कि अंसारी की तरफ से राजकीय हार का बदला राजनीति से ही लिया जाएगा। उनको मारने का प्लान अंसारी नहीं बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 29 नवंबर 2005 का वो दिन था जब कृष्णानंद राय किसी फैमिली मेंबर की शादी अटेंड करने अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में उनके काफिले को 4 गाड़ियों ने घेर लिया। उन गाड़ियों में से 6 लोग बाहर आए, जिसमें से एक उनका लीडर था, जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी। कृष्णानंद राय को खत्म करने की जिम्मेदारी मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी के पास दी हुई थी।
बजरंगी और उसकी गैंग के लोगों ने कृष्णानंद राय के काफिले के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू किया। करीब 400 राउंड फायर किए गए थे और वहीं पे ऑन द स्पॉट कृष्णानंद राय की मौत हो गई। राय की मौत का बहुत बड़ा बवाल हुआ। 2005 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। मुन्ना बजरंगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों के करीब था, इसीलिए प्रदेश की सरकार की तरफ से इस मर्डर केस के ऊपर अग्रेसिव एक्शन नहीं लिया जा रहा था। कुछ ही महीनों में इस केस की तफ्तीश करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस केस को छोड़ दिया था। उन पर एक्सट्रीम प्रेशर डाला जा रहा है, ये रीजन उन्होंने दिया था। कृष्णानंद राय की केस स्टेट सीआईडी के पास ट्रांसफर की गई, लेकिन कुछ ही महीनों में स्टेट सीआईडी ने भी वही कारण बताते हुए केस को सरेंडर कर दिया। फाइनली कृष्णानंद राय की विधवा पत्नी अलका राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करके केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की। हाईकोर्ट ने फैसला अलका राय के हक में दिया और मई 2006 को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। लेकिन पूर्वांचल के बच्चे को पता था कि यह मर्डर किसने करवाया है। मुख्तार अंसारी का प्रभाव क्षेत्र बढ़ने लगा था। वो खुद जेल में थे, लेकिन उनका खौफ बढ़ते बढ़ते वाराणसी तक आ गया था। 1997 में मुख्तार अंसारी ने जो नंद किशोर रुंगटा का मर्डर किया था, जिसकी हमने अभी बात की, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2007 में आया। अंसारी के खिलाफ पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से उसे उस केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से मानो के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के नाम की आंधी आ चुकी थी। जैसे ही मर्डर केस से मुख्तार अंसारी बरी हुए, मायावती की बसपा ने उन्हें वापस अपने पार्टी में ले लिया। मुख्तार अंसारी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है और भ्रष्ट सरकार ने उस पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, ऐसी इमेज मायावती ने मुख्तार अंसारी की बना दी। और अब बारी थी 2009 के लोकसभा चुनावों की। तब मुख्तार अंसारी के ऊपर चल रही दूसरी केसेस की वजह से वो जेल में थे। जेल में से ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए बसपा ने उन्हें वाराणसी से लोकसभा का टिकट दे दिया। अंसारी के सामने खड़े थे भाजपा के मुरली मनोहर जोशी और समाजवादी पार्टी की टिकट पर खड़े थे अजय राय। ये वही अजय राय है जिनके भाई अवधेश राय का अंसारी ने मर्डर किया था। अपने भाई की मौत का बदला लेने की अजय राय ने ठान ली थी और जोरों शोरों से प्रचार करना शुरू कर दिया था। वाराणसी लोकसभा सीट के सारे माइनॉरिटी वोट्स एक साथ अंसारी को मिले। उतना ही नहीं तो बसपा की वजह से काफी हद तक दलित वोट भी अंसारी को मिले। उच्च जाति के लोगों के वोट्स भाजपा के मुरली मनोहर जोशी को मिले। चुनाव के नतीजे आए और मुरली मनोहर जोशी जीत गए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुख्तार अंसारी सिर्फ और सिर्फ 17,211 वोटों से हारे थे। यही दिखाता है मुख्तार अंसारी की ताकत। चुनाव में हारने के बाद सन 2010 में अंसारी को फिर एक बार मायावती जी ने बसपा से बाहर कर दिया। बसपा को अंसारी की लोकप्रियता का लाभ जरूर चाहिए था, लेकिन अंसारी जैसे क्रिमिनल को वो ज्यादा दिन अपने पार्टी में रखकर पार्टी की इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। ये देखकर उसी साल तीनों अंसारी ब्रदर्स ने मिलकर अपनी खुद की पार्टी शुरू की, जिसका नाम था कौमी एकता दल। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आए। मुख्तार अंसारी जेल में से ही चुनाव लड़ रहे थे अपने खुद के पार्टी के टिकट पर। महू विधानसभा क्षेत्र जो कि अंसारी का गढ़ था, वहां से अंसारी फिर चुनाव जीत गए। ये उनकी महू से लगातार चौथी जीत थी। अंसारी चुनाव जीत तो रहे थे, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से उनका प्रभाव कम हो रहा था। ये देखकर मुख्तार अंसारी का पुराना दुश्मन ब्रजेश सिंह वापस एक बार एक्टिव हो गया। उसने मऊ गाजीपुर इलाके में अपनी धौस जमानी वापस एक बार शुरू की। अंसारी गैंग के लोगों को एक के बाद एक उसने टारगेट करना शुरू कर दिया था। ये देखकर मुख्तार अंसारी ने ब्रिजेश सिंह का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की एक योजना बनाई। ब्रिजेश सिंह का एक करीबी साथीदार और टॉप शूटर था अजय खलनायक। मई 2013 को अंसारी गैंग ने अजय खलनायक पर धावा बोला। सिर्फ 2 महीने बाद जुलाई 2013 में ब्रिजेश सिंह के चचेरे भाई को मार दिया गया। वो वाराणसी शहर में एक दुकान पर चाय पी रहा था। मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और उन्होंने उसे गोलियों से भून दिया। भाई की हत्या के बाद ब्रिजेश सिंह पूरी तरह से टूट चुका था। मुख्तार अंसारी का सबसे पुराना दुश्मन अब अंसारी के रास्ते में फिर कभी नहीं आने वाला था। ऐसे में ही 2014 के लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ। 2009 के चुनाव में मुख्तार अंसारी ने अपना लोहा मनवाया था। मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता के सामने मुख्तार अंसारी सिर्फ 17,211 वोट से हारे थे। इसीलिए 2014 में भी उन्होंने वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। लेकिन 2014 में पूरे देश का माहौल बदल चुका था। कई करप्शन स्कैम्स बाहर आए थे और जनता अब एक साफ सुथरी सरकार चाहती थी। नरेंद्र मोदी की सुनामी पूरे देश पर छा गई थी।
उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रभाव डालने के लिए मोदी जी ने वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी की जीत के बीच में एक ही आदमी खड़ा था और वो था मुख्तार अंसारी। लेकिन अंसारी एक बात बहुत अच्छे से समझता था कि पूरे देश में आई मोदी वेव के अंदर खुद मोदी के सामने खड़ा रहना बेवकूफी है। अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए जेल में से ही मुख्तार अंसारी ने घोषणा की कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मोदी वेव सिर्फ 2014 तक सीमित नहीं रही, तो उसका प्रभाव 2017 में भी देखने को मिला। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा मोदी जी के चेहरे पर लड़ी थी। ये मोदी वेव इतनी बड़ी थी कि बसपा और सपा के कई कद्दावर नेता इस वेव के अंदर हार गए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी और सारे बाहुबलियों पर और गैंगस्टर्स पर पुलिस टूट पड़ी। उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाना ये एकमेव उद्देश्य था। कई गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मारा गया। मुख्तार अंसारी उस वक्त उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद था। उसे डर था कि कोई फेक एनकाउंटर करवाकर उसे भी मार दिया जाएगा। इसीलिए अंसारी ने अपने सारे पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल करके खुद की ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के जेलों में से पंजाब के जेलों में करवा ली। कई महीने तक वो पंजाब के जेलों में रहा, लेकिन आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में वापस लाया गया। जनवरी 2018 में मुख्तार अंसारी को मिलने के लिए बांदा जेल में पहुंची अंसारी की बीवी अफशा अंसारी। संयोग से उसी वक्त मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था। अपने पति की इस हालत को देखकर अफशा अंसारी को वहीं पर जेल के अंदर हार्ट अटैक आ गया, लेकिन इस हार्ट अटैक में दोनों जीवित रहे और बाद में ठीक हो गए। आज की तारीख में मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद है। उन पर 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रही है। कृष्णानंद राय मर्डर केस अभी भी चल रहा है। अजय राय के भाई अवधेश राय के मर्डर केस का फैसला अभी दिसंबर 2022 में आया है, जिसके अंदर मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत अंसारी के रिश्तेदारों के नाम पर जमा की गई प्रॉपर्टीज की भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। उतना ही नहीं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की तरफ से भी मुख्तार अंसारी के सारे प्रॉपर्टीज और सारे बैंक अकाउंट्स के चेकिंग चालू हो चुके हैं। अंसारी की पत्नी अफशा फरार है। पूर्वांचल के बाहुबली का पहले वाला खौफ और रुतबा अब रहा नहीं। क्राइम का बेताज बादशाह अब अपने बुढ़ापे के दिन जेल की सलाखों के पीछे काट रहा है। तो ये थी दोस्तों मुख्तार अंसारी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो याद से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।